हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और यूएस के मिलिट्री रिलेशन के बारे में और उसके कॉन्ट्रास्ट में फ्यूचर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने कोर्स को समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो अगर हम यूएस के सक्सेसफुल मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो इजराइल जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने असिस्टेंस की वजह से इजराइल को मिडल ईस्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनाया और उन्होंने ये इंश्योर किया कि इजराइल की जो मिलिट्री है वो मिडल ईस्ट को डोमिनेट करे। तो अच्छा खासा मिलिट्री एड असिस्टेंस जो है वो यूएस ने प्रोवाइड करा है इजराइल को, जिसके नंबर्स पे हम जाएंगे। बाकी जब क्वेश्चन ये उठता है कि एक पावरफुल इजराइल से यूनाइटेड स्टेट्स को क्या बेनिफिट है, तो वो ये है कि एक पावरफुल इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट में बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो कि ज़्यादातर इस्लामिक हैं वो अगर साथ में आ जाएं तो इनके पास पैसा इतना है कि वो अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए एक स्टेबल मिडल ईस्ट जो है वो यूएस के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए इजराइल के मिलिट्री को भारी भरकम असिस्टेंस जो है वो यूएस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और इसका अच्छा खासा फ़ायदा इजराइल को भी हुआ है। इजराइल की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को बनाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी हैं और इन्होंने अपने वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी किया है। बाकी दुनिया को बताने के लिए जो रीज़न है मिलिट्री एड का वो ये है कि एक स्मॉल जूइश स्टेट को अमेरिका जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो कि डेमोक्रेसी का सिंबल है मिडल ईस्ट में। पर जो एक्चुअल रीज़न है उसे हमने अभी डिस्कस किया। तो एक टर्म है जिसे कहा जाता है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, जिसके अंतर्गत अमेरिका का जो गोल है वो ये है कि इजराइल के पास हमेशा सुपीरियर वेपन्स रहें उनके एडवर्सरीज से, यानी कि बाकी अरब कंट्रीज से। तो अमेरिका द्वारा वेपन्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया को भी बेचे जाते हैं, कतर को भी बेचे जाते हैं, यूएई को भी बेचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि ये वेपन्स जो हैं वो हर टाइम पे इन्फीरियर रहें इजरायली वेपन से, यानी कि जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है वो हर टाइम पे इजराइल के पास रहे। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के एनडीए और सीडीएस बैच कोर्सेज जो हैं वो चालू हो गए हैं। अगस्त एनडीए 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 18 से चालू है एनडीए 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर सीडीएस की बात करें तो टारगेट सीडीएस 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 25 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट सीडीएस 2 बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ करने की वजह से 10% डिस्काउंट इंस्टेंट आपको इनके बैच कोर्सेज में मिल जाएगा। और अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी बैच कोर्स जो है वो मई 25 से चालू हो रहा है और यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रिटायर ऑफिसर्स का, जो कि आपको वैल्यूबल गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आप अपने एसएसबी इंटरव्यूज़ को क्लियर कर पाएँ। तो जितने भी बैच कोर्सेज को हमने डिस्कस किया इनमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 को यूज़ करने के बाद। जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को यहाँ पर हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें, 1992 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को F-15s बेचे और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने इजराइल को अपाचे, ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर जो हैं वो प्रोवाइड कराए, साथ में अपने खुद के मिलिट्री वेपन्स जो हैं वो प्लेस किए इजराइल में, जो कि यूएस अप्रूवल के बाद इजराइल द्वारा यूज़ किए जा सकते हों। उसके बाद फिर 2007 में जब जेडैम बेचे गए सऊदी अरेबिया को, उसी टाइम पर इजराइल को जेडैम के एडवांस वर्जन जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए। सिमिलरली जब एडवांस F-15 बेचे गए सऊदी अरेबिया को, कतर को, तो उस टाइम इजराइल को 20 के आसपास F-35 जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए। फिर जब यूएई को एडवांस F-16 प्रोवाइड कराए गए तो उसके रिस्पांस में इजराइल को KC-135 रिफ्यूलर, फिर एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एडवांस रेडार के साथ साथ V-22 ऑस्प्रे भी जो है वो ऑफर किया गया। और ये 2013 की बात है और उस टाइम पर इजराइल पहली ऐसी कंट्री थी जिसे V-22 ऑस्प्रे जो है वो ऑफर किया गया था। तो ये क्लियरली शो करता है कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज जो है वो इजराइल के पास हमेशा रहे, ये अमेरिका ने हर बार इंश्योर किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फाइनेंशियल एड की, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने इजरायली मिलिट्री को फंड किया है। तो 99 से यूएस और इजराइल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होता है करीबन 10 साल के लिए, जिसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का जो पैसा है वो यूएस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इजराइल को, जो कि उनकी मिलिट्री में लगता है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियरली बता दे कि ये कोई कमिटमेंट नहीं है,
ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको यूएस कांग्रेस द्वारा कभी भी स्थगित किया जा सकता है या फिर इसमें कोई भी चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो जो अमाउंट यूएस को 10 साल में दी जानी है, इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इजराइल की मिलिट्री में जाता है। तो जैसे कि जो पहला एमओयू है वो 99 में साइन किया गया था और ये 2008 तक चला था। इसमें जो अमाउंट प्रॉमिस करी गई थी वो 26.7 बिलियन डॉलर्स की थी। इसमें से 21 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो मिलिट्री में गया था सीधे सीधे। फिर उसके बाद 2007 में भी एक एमओयू साइन किया गया था जो कि 2009 से 2018 तक वैलिड रहने वाला था। इसमें जो अमाउंट प्रॉमिस करी गई थी वो 30 बिलियन डॉलर्स की थी। उसके बाद फिर से एक एमओयू साइन किया गया 2016 में जो कि 2019 से लेकर 2028 तक के लिए वैलिड रहने वाला था और इस एमओयू के अंतर्गत जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है इसको बढ़ाकर 38 बिलियन डॉलर्स का कर दिया गया, जिसमें से 33 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो फॉरेन मिलिट्री फंडिंग के अंतर्गत दिया गया था और 5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए दिया गया था। बाकी 500 मिलियन डॉलर्स की एनुअल फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बनाने के लिए, जिसमें आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इन पैसों का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। इजराइल ने अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको डेवलप किया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इजरायली कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट पार्टनर रही हैं अमेरिका की। साथ ही साथ अब इजरायली कंपनीज जो हैं वो वापस से यूएस को ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो बेच रहे हैं। तो इसके अगर कुछ एग्जांपल लें तो लाइटनिंग पॉड जो कि टारगेटिंग पॉड है, काफ़ी फेमस टारगेटिंग पॉड है, उसको यूएस मिलिट्री द्वारा यूज़ किया जाता है, इजराइल में ही बनाया गया। यहाँ तक कि जो F-35 का हेलमेट है उसको भी रॉकवेल कॉलिंस ने एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर बनाया है। बाकी जो जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम्स हैं ये बेस्ड हैं इजरायली डैश पर और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज राफेल और एल्बिट सिस्टम अपने 70% प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इवन यूएस मिलिट्री द्वारा करीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स के वेपन जो हैं वो एक साल में ही इजराइल से खरीदे गए। जिसमें अगर मेजर इक्विपमेंट्स की बात करें तो आयरन डोम को लिया गया और ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को लिया गया उनके टैंक्स के लिए और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए। तो ये एक सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं और अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छा मॉडल है कि उनको खुद की मिलिट्री यूज़ नहीं करनी पड़ी मिडल ईस्ट में बैलेंस को क्रिएट करने के लिए और अपने डोमिनेंस को रखने के लिए। उन्होंने इजराइल की फंडिंग करी, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और इजराइल ने अपनी साइड से भी काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज टोटल जीडीपी का अपनी मिलिट्री में खर्च किया। बताया जाता है ये 5 से 6% है जो कि हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पर इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, वहीं पर अमेरिका का भी जो डोमिनेंस है वो मिडल ईस्ट में मेंटेन रहता है। अब इस चीज़ को पॉलिटिकली करेक्ट टर्म में ये ज़रूर कहा जाए कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इजरायली कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो केस है वो ये है कि मिडल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए और कोई चैलेंज फ्यूचर में ना आए, ये इंश्योर करने के लिए यूएस को इजराइल चाहिए। तो अब हम इजराइल और यूएस से हटकर आते हैं इंडिया और यूएस पर। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि अमेरिका द्वारा फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के अंतर्गत 500 मिलियन डॉलर्स की जो एड है वो इंडिया को प्रोवाइड कराई जा सकती है। और अगर ये अमाउंट हम फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के अंतर्गत देखें एक साल के लिए तो तीसरी सबसे बड़ी है, पहले पे इजराइल, उसके बाद इजिप्ट, फिर इंडिया। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अमेरिका का इंडिया में इंटरेस्ट दिखाने के पीछे रीज़न क्या है? तो अब अमेरिका ने अपना गोल पोस्ट जो है उसको शिफ्ट किया है और उनका मानना ये है कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अपने इन्फ्लुएंस को वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं पर फिलहाल हो नहीं पा रहे हैं। तो इस इनिशियल स्टेज में एक काउंटर प्लान बनाने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। अमेरिका को यहाँ पर एडवांटेज ये है, चाइना की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती। और अगर हम चाइना के पड़ोसियों की बात करें जिनसे चाइना के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो कि ट्रू सेंस में मिलिट्री पावर है, तो खाली 2 ही कंट्री के नाम आते हैं, पहला जापान, दूसरा इंडिया। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो छोटी हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो नेचुरली अमेरिका को पार्टनर के तौर पर जापान और इंडिया जो है वो दिखाई देते हैं। तो जापान के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप पहले से ही है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक जापान के पोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन इंडिया के साथ
अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो पास्ट में अच्छे नहीं रहे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री ही ट्रू सेंस में चाइनीज़ मिलिट्री को काउंटर करने के लिए कैपेबल है, अगर हम दूसरी मिलिट्री से कंपेयर करें जो कि इस रीजन में आती हैं। तो अमेरिका को इंडिया एक नेचुरली पार्टनर जो है वो दिखाई देता है, और डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है पॉलिटिकली चीज़ों को सही बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि इंडिया की पास्ट में डिपेंडेंसी जो है वो रशिया पर बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम मिलिट्री की बात करें, हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट्स जो हैं वो रशिया से ही आते हैं। और अगर हम एक डिकेड की बात करें तो इसमें यूएस से हमने जितना इंपोर्ट किया है उससे 3 गुना ज़्यादा हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। ऑल्दो ये नंबर पास्ट इंपोर्ट से कम हुए हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नंबर फिर भी काफ़ी बड़े हैं। तो इंडिया को अपनी साइड करने के लिए अमेरिका की यहाँ पर कोशिश ये है कि रशिया पर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है उसको हटाया जाए, और इसके लिए जो कोशिश है वो काफ़ी पहले से चल रही है। तो इजराइल द्वारा जितने भी सिस्टम बेचे जाते हैं वो बिना अमेरिकन अप्रूवल के नहीं बेचे जाते, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इजरायली इक्विपमेंट्स ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया है और ट्रेडिशनल रशियन इक्विपमेंट्स के मार्केट को कैप्चर भी किया है। उसके बाद फिर फ्रांस से भी हमने अपने इंपोर्ट को बढ़ाया है, चाहे हम सबमरीन्स की बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें या फिर कुछ वेपन्स की बात करें। और फिर अमेरिका द्वारा खुद इंडिया को काफ़ी एडवांस वेपन सिस्टम्स जो हैं वो बेचे गए हैं, चाहे हम इसमें P8 की बात कर लें, अपाचेस की बात कर लें, चिनूक की बात करें, हरक्यूलिस की बात कर लें, या फिर हमारे ट्रांसपोर्ट वर्कहॉर्स C-17 ग्लोबमास्टर की ही क्यों ना बात कर लें। तो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल रशियन इक्विपमेंट्स हैं उनको वेस्टर्न इक्विपमेंट्स द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है हमारी सर्विस में, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि रशियन इक्विपमेंट्स की रिलायबिलिटी वेस्टर्न इक्विपमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है। साथ ही साथ चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर रशियन इक्विपमेंट्स पर है या फिर डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स पर है, जो कि मोर और लेस रशियन इक्विपमेंट्स के बराबर ही कैपेबल है। और हमारे लिए अभी जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो चाइना है। तो चाइना को डोमिनेट करने के लिए हमें बेटर वेपन सिस्टम्स चाहिए, जो कि या तो वेस्टर्न हो तो बेहतर, या तो अगर इंडिया में ही डेवलप्ड हो तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड के बराबर हो। और इस चीज़ को अब वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भांप लिया गया है और उनके द्वारा असिस्टेंस जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जेट इंजन टेक्नोलॉजी में हम फ्रांस के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं पर इजराइल द्वारा कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन चल ही रहा है। बाकी यूएस द्वारा स्वार्म UAV की टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो रशियन इक्विपमेंट्स के जो इंपोर्ट हैं उनको इंडिया ने कम किया है। 2012 से 17 के बीच में जो रशियन इक्विपमेंट का इंपोर्ट था इंडिया द्वारा वो 69% था, जो कि 2017 से 21 के बीच में कम होकर खाली 46% पर आ गया। तो ये 20% से ज़्यादा की जो गिरावट है ये बहुत बड़ी गिरावट है। और अब यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो नंबर आएंगे वो और भी ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि इंडिया ने रशिया के साथ जो मेजर डील्स करनी थी उनको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। तो अमेरिका को यहाँ पर थोड़ी सक्सेस मिल रही है, और इस चीज़ को और बेटर करने के लिए अमेरिका द्वारा फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के अंतर्गत इंडिया को एड जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ऐसा माना जाता है कि इस एड के अंतर्गत कुछ F-18 सुपर हॉर्नेट जो हैं वो इंडिया को ऑफर किए जा सकते हैं। और ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये अभी स्पेकुलेशन ही है, अभी इसकी श्योरिटी नहीं है कि इस $500 मिलियन में क्या ऑफर किया जाएगा। पर यह शो करता है कि अमेरिका एग्रेसिवली ऐसा चाहता है कि इंडिया रशिया पर से अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम कर दे, ताकि हम अमेरिकन साइड पर आ सके और चाइना को मिलकर काउंटर कर सके। इसमें अमेरिका का प्रॉफिट ये है कि अमेरिका को अपने ज़्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं वो इस रीजन में लगाने नहीं पड़ेंगे अगर इंडिया जैसी पावर चाइना को काउंटर कर रही है। वहीं पर हमारा बेनिफिट ये है कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, और इस चीज़ में अगर यूएस मदद कर रहा है तो हमें लेनी चाहिए, जैसे कि इजराइल ने ली और उस रीजन में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो पैरेलल हमने ड्रॉ किया है इजराइल में और इंडिया में और यूएस के रिलेशन में, आई होप इससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आई हों। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।